स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं डिस्कस किया और डिटेल डिस्कस किया, और आज उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आपके सामने। तो आइए हम लोग आज इस सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों कि संविधान की शक्ति का जो स्रोत है, सोर्स ऑफ पावर। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया और उस संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति, निर्वाचन भारत के मात्र 10% जनता द्वारा किया गया था, और इस पर काफ़ी आलोचनाएं भी हुई। लेकिन आखिरकार शक्ति का जो स्रोत माना गया है वो भारतीय जनता को माना गया है। पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। संविधान के शक्ति का जो स्रोत है वो राष्ट्रपति नहीं है। मंत्रिपरिषद क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा, और संविधान सभा आप जानते हैं कि इनके द्वारा हमारे देश का जो संविधान है तैयार किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत एक राज्य है। यहाँ राज्य से मतलब पॉलिटी की भाषा में राज्य का मतलब देश से है, और भारत एक राज्य है। तो कैसा राज्य है? क्या उपनिवेश है, क्या अधिराज्य है, या फिर संरक्षित है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले हम सब जानने का प्रयास करते हैं कि उपनिवेश क्या है। उपनिवेश का मतलब होता है साथियों कि अगर कोई एक राज्य दूसरे राज्य का उपनिवेश, कॉलोनी हो। जैसे भारत ब्रिटेन का कॉलोनी रहा, और ये कॉलोनी कब तक रहा? संविधान के लागू होने से पहले तक, और देश की आज़ादी के बाद, यानी देश जब आज़ाद हुआ तो वो डेट था 15 अगस्त 1947। तब से लेकर के 26 नवंबर 1949 संविधान जब बनकर तैयार हुआ और उनके कुछ महत्वपूर्ण भाग को लागू किया गया, तब तक जो भारत रहा वो अधिराज्य रहा। तो उपनिवेश का मतलब क्या है कि अगर कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर अपना शासन स्थापित किया हुआ है, जैसे ब्रिटेन और भारत, ये 2 अलग अलग राज्य हैं। एक समय में भारत ब्रिटेन का कॉलोनी रहा है, और जो दूसरी बात है अधिराज्य। अधिराज्य का अर्थ होता है साथियों, जैसे ब्रिटेन और भारत को ही लेते हैं, तो जो ब्रिटेन है भारत के आज़ादी की घोषणा 15 अगस्त 1947 को किया, लेकिन जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक
जो भारत रहा वो ब्रिटेन का उपनिवेश अधिराज्य यानी डोमिनियन। तो डोमिनियन का अर्थ क्या हुआ? अगर किसी देश में किसी दूसरे देश का किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं हो, लेकिन सिर्फ उनका नाम अपने देश में उनके नाम से शासन का संचालन होता हो, तो ऐसे जो राज्य हैं उस राज्य को कहा जाता है डोमिनियन। कॉलोनी का मतलब क्या हुआ? कॉलोनी का मतलब पूरी तरह से पूरा डोमिनेंस हो, वो कॉलोनी है, उपनिवेश है। और बिल्कुल भी किसी प्रकार से किसी तरह का डोमिनेंस ना हो, लेकिन सिर्फ नाम का इस्तेमाल कर रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में जो वो देश कहलाएगा, वो राज्य कहलाएगा, वो डोमिनियन कहलाएगा, अधिराज्य कहलाएगा। संरक्षित का अर्थ होता है साथियों कि अगर कोई देश दूसरे देश पर किसी भी प्रकार से यहाँ तक कि नाम भी इस्तेमाल ना करता हो, लेकिन उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी सीमा की सुरक्षा की गारंटी लेता हो। एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम, आप भी जानते हैं कि सिक्किम भारत का जो अभिन्न अंग बना वो 1975 को बना। तो 1975 से पहले जो सिक्किम था वो भारत का कैसा राज्य था? संरक्षित। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटेक्टेड। मतलब सिक्किम हर मामले में अपना खुद डिसीजन ले सकता था, लेकिन भारत उसके सीमा की सुरक्षा की गारंटी लेता था 1975 से पहले तक। और 1975 में क्या हुआ? सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो मुझे लगता है कि ये तीनों बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। कह रहा है कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया? मैंने आपको इससे संबंधित दो वाद बताया था। एक तो बेरोवारी वाद, वाद का मतलब केस। बेरोवारी वाद जो कि 1960 में भूमि सीमा समझौता से संबंधित था, और इसमें जो गजेंद्र गढ़कर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने फैसला दिया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। अगर संविधान एक ताला है तो प्रस्तावना सिर्फ उसकी चाबी है, और चाबी ताला दोनों अलग अलग है। इस प्रकार से वो अंग नहीं माना। लेकिन 24 अप्रैल 1975 को जब केशवानंद भारतीवाद का जजमेंट आया, तो उसमें जस्टिस सिकरी उन्होंने बताया कि जिस प्रकार संविधान में अन्य अंग है, उसी तरह से प्रस्तावना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो केशवानंद भारती में फैसला दिया गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही है। ये डीएस नकारावाद क्या है? तो साथियों, डीएस नकारावाद ये 1983 में एक जजमेंट दिया गया, और ये जो जजमेंट था ये संबंधित था समाजवाद से। डीएस नकारावाद में ही बताया गया कि समाजवाद का अर्थ क्या है, और समाजवाद का क्या अर्थ है ये मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न, चौथे नंबर का प्रश्न है साथियों कि प्रस्तावना में अब तक कुल कितने संशोधन हुए हैं? तो जब केशवानंद भारतीवाद में ये फैसला दिया गया कि जिस प्रकार बाकी अंग है उसी तरह से प्रस्तावना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये फैसला आया कब था? 24 अप्रैल 1973 को। और 1976 को 42वां संविधान संशोधन केवल एक बार, और इसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। वो शब्द कौन कौन था? वो शब्द एक तो समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और फिर तीसरा अखंडता शब्द। ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया।
और साथियों, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान। सिर्फ ये तीनों शब्द ही नहीं जोड़ा गया, ये 3 शब्द जोड़ा गया, लेकिन इसके अलावा बहुत से प्रावधान है जो कि 42वां संविधान संशोधन से संबंधित है, जो हम लोग आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। चलिए, तो इस तरह से संविधान में प्रस्तावना में अब तक कुल कितने संशोधन हुए? एकमात्र संशोधन। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का कि निम्न में से कौन शब्द मूल प्रस्तावना का भाग नहीं है? मूल प्रस्तावना से मतलब क्या है कि जिस समय संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना लिखा गया, उस समय की बात हो रही है कि उस समय इनमें से कौन से ऐसे शब्द है जो नहीं था। तो मैंने आपको अभी बताया कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए, जिनमें से एक था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। तो यहाँ तीनों ही ऑप्शन में है। तो जब तीनों ही ऑप्शन में है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों नहीं है। तो ऑप्शन डी जो कि कह रहा है इनमें से सभी। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कह रहा है कि निम्न में सही अनुक्रम कौन सा है? अनुक्रम का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि प्रस्तावना में पहले कौन शब्द है, फिर कौन शब्द है, फिर कौन शब्द है। तो जब मैं प्रस्तावना आपको बता रहा था तो मैंने बताया था, आपको याद रखने का एक ट्रिक बताया था, SSSDR। ये S क्या है? ये S सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, फिर भी सॉवरेन का अर्थ होता है कि जिस देश पर किसी भी तरह का आंतरिक या बाह्य दबाव किसी अन्य देश का ना हो। जैसे हम अपने देश में किसी भी तरह का कार्य करें, इस पर कोई भी देश, अन्य कोई देश दबाव नहीं डाल सकता है। और दूसरा इसका मतलब क्या है? सोशलिस्ट, समाजवाद। और तीसरे इसका मतलब क्या है? सेक्युलर, जिसको हम लोग पंथ निरपेक्ष कहते हैं। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि जिसका कोई अपना राज्य धर्म ना हो। धर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन राज्य का अपना कोई राज्य धर्म ना हो। अगला है डी फॉर डेमोक्रेटिक, मतलब लोकतंत्रात्मक। और आर से रिपब्लिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ये ऑप्शन साथियों, ये ऑप्शन हमें डी में दिखाई दे रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन का संबंध प्रस्तावना से नहीं है? निम्न में से किस संविधान संशोधन का संबंध प्रस्तावना से है? चलिए, पहला ऑप्शन कह रहा है 52वां, 42वां दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 86वां और डी 100वां। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि केवल एकमात्र बार संशोधन हुआ, जो कब हुआ? 1976 में। और वो कौन से नंबर का संशोधन था? 42वां। और इस समय जो प्रधानमंत्री था वो हमारे देश की आयरन लेडी के नाम से जाना जाती है, और उसका जो नाम है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं साथियों। 8वां नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का प्रावधान है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और वो तीनों प्रकार के न्याय कौन कौन है? एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और तीसरा जो राजनीतिक न्याय है। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। न्याय का मतलब समाज में सबको बराबर हक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मूल वंश का हो। और आर्थिक न्याय का मतलब रुपए पैसे का जो बंटवारा है, जिसको आय कहते हैं, इनकम कहते हैं,
वो लगभग लगभग समान होना चाहिए। और जो राजनीतिक न्याय है, इसका अर्थ होता है कि राजनीतिक तौर पर सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का प्रश्न साथियों, कह रहा है कि निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। मतलब इन्होंने कहा कि अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है। आत्मा के बगैर शरीर किसी काम का नहीं है। तो वो कौन थे? के.एम. मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, नाना पालखीवाला, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो ठाकुरदास भार्गव थे, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। के.एम. मुंशी जी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली के नाम से पुकारा है, और जो नाना पालखीवाला है, इन्होंने परिचय पत्र बताया है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही होगा। 10वां नंबर का प्रश्न साथियों कह रहा है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत करने का मतलब कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तो संविधान बनकर के वो आखिरी दिन जिस दिन तैयार हुआ, और वो आखिरी दिन जिस दिन भारतीय जनता को सौंप दिया कि आज तारीख इतना को ये जो संविधान है आप भारतीयों के हवाले किया जा रहा है, तो वो तारीख क्या था? पहला ऑप्शन कह रहा है 15 अगस्त 1947, और आपको अच्छे से पता है कि 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जब हम लोग अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त हुए थे। लेकिन संविधान इस दिन लागू नहीं हुआ था, ना ही बनकर तैयार हुआ था। अगला ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। साथियों 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था। ये अप्लाई डेट है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? अंगीकृत कब किया गया? डेट ऑफ इनेक्टमेंट पूछा गया है। तो जब मैं आपको थ्योरी बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रस्तावना है हमें 4 बातें बताती है। एक तो पहली बात कि जो शासन है उसका स्वरूप कैसा होगा, नेचर ऑफ गवर्नेंस कैसा रहेगा। उसमें मैंने ये 5 बातों की चर्चा करी थी, SSSDR। फिर दूसरे नंबर की जो बात है, मैंने कहा था कि उद्देश्य क्या होगा, कौन से उद्देश्य से आखिर संविधान को लिखा जा रहा है। और फिर मैंने बताया था आपको कि जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, ये डेट ऑफ इनेक्टमेंट चौथी बात है। और पहली जो बात है साथियों, पहली बात क्या थी? शक्ति का जो स्रोत है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत की जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत ही कहाँ से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी मीन्स हम लोग। हम लोग कौन? भारतीय जनता। हालांकि उस समय सारे भारतीयों ने मिलकर के संविधान सभा को नहीं चुना था। यूनिवर्सल वोट राइट के माध्यम से संविधान सभा का चुनाव नहीं हुआ था। 10% वोट राइट के माध्यम से ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसके वजह से काफ़ी आलोचनाएं हुई कि जब 10% मात्र जनता के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा है, तो फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम भारत के लोग। तो मैंने आपको बताया था कि इसके जवाब में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा था कि ये आपको आज लग रहा है कि केवल 10% जनता का ही संविधान है, लेकिन जब आने वाले समय में हमारे देश के लोग इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उनको महसूस होगा कि ये जो प्रस्तावना है ये आज ही लिखा गया है,
ये सच भी हो रहा है आज। हर स्कूलों में, हर कॉलेजेस में प्रस्तावना जब पढ़ाया जाता है तो हमें ये लगता है कि ये प्रस्तावना हमने आज ही लिखा है। इसलिए शुरुआत ही कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है यह है कि प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार ये अलग चीज है, उसकी जो भाषा है ये अलग चीज है। विचार हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन यहाँ भाषा पूछ रहा है तो भाषा मैंने आपको बताया था कि जो प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और साथियों, ये जो 10वां नंबर का प्रश्न है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो डेट है मैंने आपको बताया कि ये कौन सा डेट है। 26 नवंबर 1949 को कुछ हुआ ही नहीं था। और 11वां नंबर का प्रश्न, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। हम भारत के लोग, ये जो शुरुआत है, जैसे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या है, वी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने भारतीय संविधान को स्टार्ट कहाँ से करा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो भाषा वहाँ है वो भाषा हम लोगों ने अनुकरण किया है, हम लोगों ने ग्रहण किया है, हमारे संविधान सभा ने ग्रहण किया है, तो ऑस्ट्रेलिया से भाषा लिया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 12वां नंबर का जो प्रश्न है यह है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द नहीं जोड़े गए? जोड़े गए नहीं जोड़े गए। तो पहला ऑप्शन है न्याय, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी अखंडता और ऑप्शन डी पंथ निरपेक्ष। साथियों यहाँ देखिए, यहाँ जो मैंने आपको अभी बताया कि निम्न में से कौन से शब्द मूल प्रस्तावना का भाग है, तो उसमें मैंने क्या बताया? समाजवादी नहीं है, पंथ निरपेक्ष नहीं है, अखंडता भी नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब बाद में जोड़ा गया, और जोड़ा कब गया? 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो वही प्रश्न यहाँ है। तो समाजवादी ये तो जोड़ा गया है, अखंडता भी 42वां के माध्यम से जोड़ा गया है, और फिर पंथ निरपेक्ष भी 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो जोड़ा क्या नहीं गया? न्याय। जो न्याय शब्द है ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा है। जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उसी समय न्याय का प्रावधान हम लोगों ने किया हुआ था। अगला जो प्रश्न है साथियों, 13वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? न्याय शब्द भारतीय संविधान में किस क्रांति से लिया गया है? न्याय शब्द भारतीय संविधान में किस क्रांति से लिया गया है? क्या वो अमेरिकी क्रांति है? क्या वो फ्रांसीसी क्रांति है? क्या वो रूस की क्रांति है? क्या वो चीन की क्रांति है? तो साथियों ये जो न्याय शब्द है हम लोगों ने रूस की क्रांति से लिया है। अगला प्रश्न साथियों 14वां नंबर का जो प्रश्न है ये क्या है कि जो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो आपको मैंने बताया हुआ है कि प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और भी। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना का हिस्सा है। जो 15वां नंबर का प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है? 15वां नंबर और आखिरी प्रश्न है आज का कि प्रस्तावना का जो विचार है ये कौन से देश से लिया गया है? तो मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रस्तावना है थॉट ऑफ प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का विचार हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ से लिया है। भाषा कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया है?
इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकाल। और आपातकाल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। जापान से हमने क्या लिया है, जापान से जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स का प्रोविज़न हम लोगों ने जापान के संविधान से ग्रहण किया है। ये जो आयरलैंड है, यहाँ से हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, जो कि भाग 4 में आता है, और आर्टिकल 36 से 51 तक, इसको हम लोग काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। और इन 15 प्रश्न के बाद मुझे नहीं लगता कि प्रस्तावना से इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आज का क्लास, जो आज की क्लास है, इतना ही रखते हैं। और फिर अगले दिन अब जो आपके सिलेबस का असल पार्ट है, वो पार्ट 1, जो कि संबंधित है किससे, संघ और उसके प्रदेश से, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। प्रस्तावना से संबंधित जितनी सारी बातें थी 2 वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया। इसके अलावा हम लोगों ने जो MCQ है, इसके माध्यम से कवर किया। और इसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको परेशान करता हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथियों, अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।